हेलो। नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है, अर्थात कुछ दिशाओं कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, अर्थात गिरफ्तारी जैसे जब पुलिस जो गिरफ्तार करती है तो उससे कुछ संरक्षण मिलता है, या निरोध से संरक्षण मिलता है, अर्थात जो डिटेंशन होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, उससे संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल 22 में कुल 7 खंड है, अर्थात 7 क्लोज है, जिसमें हम लोग एक एक क्लोज देखते हैं। क्लोज 1 कहता है, अर्थात खंड 1 कहता है किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में कहा रहा है। तो किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसे गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे गिरफ्तारी का कारण क्या था, पुलिस को बताना उसे अनिवार्य होगा, तभी वह गिरफ्तार कर सकेगी, या अपनी रुचि के विधि व्यवसाय से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। अर्थात जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसे गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा कि किस कारण से पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है, अरेस्ट कर रही है। और जब पुलिस गिरफ्तार करेगी तो उसे अपने मनपसंद के वकील, यहाँ व्यवसाय कहने का अर्थ है वकील, जैसे कोर्ट में जब पेश किया जाता है तो उसे अपने हिसाब से वकील रखने का अ, स्वतंत्र मिलती है स्वतंत्रता मिलती है। तो जब भी पुलिस गिरफ्तार किसी को करती है तो वो गिरफ्तारी के पहले कारण बताएगी, और जब उसे कोर्ट के सामने, न्यायालय के सामने पेश करेगी तो आप अपने हिसाब से किसी भी वकील को रख सकते हैं। ये आर्टिकल 22 का खंड 1 कहता है। अब हम लोग देखते हैं खंड 2 कहता है प्रत्येक व्यक्ति, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है, जिसे गिरफ्तारी किया गया है और अभिरक्षक में निरुद्ध रखा गया है, अर्थात गिरफ्तार करके उसे अपने पास पुलिस रखती है, तो गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट, अर्थात जो न्यायालय होते हैं उन्हें मजिस्ट्रेट वहाँ के लिए कहा गया है कि न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, अर्थात ऐसी मतलब कि जो इसमें इसका अर्थ कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो वह गिरफ्तारी के स्थान से उसे न्यायालय, जो मजिस्ट्रेट होते हैं, न्यायालय के यहाँ ले जाया जाता है। उसमें कहा गया है कि आवश्यक जो समय होता है उसे छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। अर्थात जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके गिरफ्तारी से उसी जिस जहाँ से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसी स्थान से 24 घंटे के अंदर नज़दीकी न्यायालय, जिसे मजिस्ट्रेट हम बोलते हैं, जिसे जज बोलते हैं, उनके समकक्ष 24 घंटे के अंदर उन्हें पेश करना होता है। अगर 24 घंटे से अगर ज़्यादा पुलिस लगा रही है तो आप उसके खिलाफ आप न्यायालय में उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन उसमें 24 घंटे में इस बात के लिए जो समय है वो काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे अगर बीच में अगर रोड जाम हो गया है या गाड़ी ख़राब हो गई है तो वो समय उसमें नहीं लिया जाएगा 24 घंटे में। 24 घंटे सिर्फ आपको वहाँ से ले जाने के लिए आपको सिर्फ दिया जाता है। अगर मान लिया जाए कि आपके जहाँ से गिरफ्तारी हुई है और आपके न्यायालय के बीच की दूरी इतनी है कि आपको वहाँ तक जाने में 30 घंटा लगता है, तो वो 24 घंटा वहाँ पर आप नहीं कर सकते कि हमको 24 घंटे से ज़्यादा लगे। आपके वो समय, जो यात्रा के समय उसमें काउंट नहीं किया जाता है। हाँ, 24 घंटा के कहने का अर्थ यह हुआ है कि आपको गिरफ्तार करके पुलिस अपने कस्टडी में नहीं रख सकती है। आपको जिस समय से गिरफ्तार किया गया है उस समय से 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय, किसी नज़दीकी न्यायालय जैसे जिला न्यायालय होते हैं वहाँ आपको पेश करना होता है। इसमें जो पुलिस के जो आवश्यक समय हो, जो उनके जैसे रोड जाम या किसी गाड़ी ख़राब हो गया या जैसे उस प्रकार से, तो वो सब पुलिस की कमी है तो आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। तो इसमें आवश्यक समय कहने का अर्थ है कि आप जैसे कहीं भी आवश्यक काम भी आ जाए तो आप उसमें आप 24 घंटे में ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यही कहा गया है। और ऐसी किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि,
अर्थात जो न्यायालय में जो मजिस्ट्रेट हैं उनके उनके जो प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जाएगा। अर्थात अगर न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनके आदेश का पालन पुलिस अवश्य करेगी। अगर उन्हें लगा कि ये आपराधिक मामला नहीं है या इन्हें छोड़ दिया जाता है तो पुलिस उन्हें छोड़ भी देती है। उनके कहने के बजाय आपको अरेस्ट में नहीं रखा जाएगा, आपको कस्टडी में नहीं रखा जाएगा। वहाँ के जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो जैसे सलाह देते हैं आपको वैसा ही पुलिस रखेगी। अब हम लोग समझते हैं खंड 3 कहा गया है। खंड 1 जो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले अभी, और खंड 2 कि कोई बात, अर्थात जो खंड 1 में हम लोग जो पढ़ चुके हैं खंड 2 में इसकी कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी, ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो शत्रु हैं, तत्समय शत्रु हैं, या अन्य देशी हैं अर्थात अन्य देश के लोग हैं, या जिन्हें निवारक निरोध का उपबंध करने वाले किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरोध किया गया। अर्थात निवारक निरोध जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन। निवारक निरोध एक थोड़ा सा हम शॉर्ट में बताते हैं कि अगर किसी अधिकारी को लगा कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार से हंगामा करने वाला है या किसी प्रकार से विद्रोह करने वाला है या जनता में भड़काव ला सकता है, तो उसे वैसा काम करने से पहले उस व्यक्ति को अरेस्ट करना ही निवारक निरोध कहलाता है। निवारक निरोध कहने के सामान्य से अर्थ है अगर कोई व्यक्ति गलती करने वाला है, अगर किसी को शक लगे कि यह व्यक्ति गलती करने वाला है तो गलती करने से पहले उसे अरेस्ट करना ही निवारक निरोध कहलाता है। तो वही कहा गया कि जो खंड 3 है, खंड 1 जो गिरफ्तारी के मामले में जो अधिकार देता है, और खंड 2 जो गिरफ्तार करने 24 घंटे का अंदर जो मजिस्ट्रेट के ये कहा गया है कि कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो तत्समय शत्रु है या अन्य देशी हैं। जो शत्रु देश ऐसे भी हो सकते हैं कि हमारे देश में ही रहते हैं लेकिन वो अपने देश के हिफाजत में अपने भूमिका नहीं निभाते हैं, वो शत्रु देश को साथ देते हैं, या अन्य देश किसी दूसरे देश के नागरिक हैं जो यहाँ ज़्यादा देर तक रुका हुआ है पर बिना परमिशन के, तो उन पर भी यह लागू हो सकता है। या फिर इसमें ख में कहा गया कि निवारक निरोध के उपबंध करने वाले किसी व्यक्ति के अधीन गिरफ्तार या निरोध किया जाएगा। जैसे निवारक निरोध में जैसे हो गया NSA, नेशनल सुरक्षा अधिनियम जो बोलते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जिसको बोलते हैं, रासुका जिसको बोलते हैं, UAPA यूनियन बोलते हैं इसका फुल फॉर्म, यूनियन ध्यान में नहीं आ रहा है सॉरी, आसपा जो एक्ट होता है इसके तहत अगर किसी व्यक्ति को, ये सब निवारक निरोध है, इसके तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो आर्टिकल 22 का जो खंड 1 है और खंड 2 वो सब अधिकार इन्हें नहीं दिया जाएगा, ये कहा गया खंड 3 में। खंड 4 कहता है निवारक निरोध का उपबंध करने वाले अर्थात जो प्रिवेंटिव डिटेंशन से जिन्हें अरेस्ट किया गया है तो उनके लिए कहा गया है कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि, अर्थात जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के अधिनियम के माध्यम से या प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे अधिकतम कम से कम 3 माह तक उसे रखा जा सकता है, पुलिस के हिफाजत में रखा जाता है, कस्टडी में रखा जा सकता है। उसके अधिक अगर आपको रखना है, 3 महीने से अधिक रखना, अगर लगे कि यह व्यक्ति और मतलब कि ज़्यादा क्रिमिनल है, 3 महीने से इसे और अधिक रखा जाना चाहिए, तो उसके लिए कुछ प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, मतलब कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसे हाई कोर्ट जो हम लोग बोलते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं या रह चुके हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं या न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए अर्हता रखते हैं, अर्थात जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं या तो फिर हैं या फिर रह चुके हैं या अर्हता उनमें है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं, तो उनके लिए कहा गया है मिलकर बने सलाहकार बोर्ड में 3 माह की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले यह प्रतिवेदन नहीं दिया है कि उसकी राय में ऐसे निरोध के पर्याप्त कारण है। अर्थात इसके समान से कहने का अर्थ है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अरेस्ट किया गया है तो उसे 3 महीने तक
सामान्य समय में 3 महीने तक उसे रखा ही जाएगा। अगर लगेगा कि या 3 महीने से इसे और रखना चाहिए, ज़्यादा क्रिमिनल व्यक्ति है या देश के लिए खतरा हो सकता है, तो इसे 3 महीने से और अधिक रखा जा सकता है। इसके लिए यह प्रावधान है कि जो उच्च न्यायालय के अर्थात हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वह एक बोर्ड का गठन करेगी, सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी। इसमें एक उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं या रखने के जो न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं या फिर जो रह चुके हैं, वो एक न्यायाधीश के सलाहकार के मुख्य रहेंगे, और कम से कम 2 सदस्य उसमें रहना आवश्यक है। अर्थात टोटल 3 मेंबर उसमें रहना कंपलसरी है। जो अधिक अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम जो न्यायाधीश हैं वो और उनके सहयोगी कम से कम 2 व्यक्ति उस सलाहकार बोर्ड में मेंबर रह सकते हैं। उससे भी अधिक हो सकता है, लेकिन कम से कम 3 व्यक्ति को उसमें रहना आवश्यक है। अगर लगे कि व्यक्ति को 3 महीने से अधिक उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अरेस्ट रखना चाहिए, तो उसे जो न्यायाधीश के द्वारा सलाहकार बोर्ड की समिति है उनसे पूछने के बाद ही आप उन्हें 3 माह से अधिक अवधि के लिए आप निरोध में रख सकते हैं। अदरवाइज आपको बिना परमिशन के आप 3 महीने से अधिक नहीं रख सकते हैं। खंड 4 का उपखंड का ये कह रहा है, इसमें यह भी कह रहा है कि परंतु इस उपखंड की कोई बात, अर्थात इस उपखंड जो खंड 4 के उपखंड का है कि बात की कोई बात किसी व्यक्ति या उस अधिकतम अवधि से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं की जाएगी। जो खंड 7 आगे पढ़ेंगे, खंड 7 के उपखंड ख के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा विहित की गई है। या इसमें जो कहा गया है ये जो पैराग्राफ के माध्यम से जो कहा गया है कि खंड 4 के जो अभी उपखंड का पढ़े हैं कि अगर 3 महीने से अधिक अवधि के लिए उन्हें निवारित करना होगा, मतलब कि अरेस्ट में रखना होगा, तो उसे जो उच्च हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके सलाह के बिना आप 3 महीने से अधिक नहीं रख सकते हैं। उनके सलाह जरूरी है। तो इसके बारे में कहा गया है कि आप किसी अगर व्यक्ति को उससे अधिक 3 महीने से अधिक रखना चाहते हैं या उसमें कम ऐसी है, तो इसी अनुच्छेद में है आगे खंड 7 के उपखंड ख में उसमें बताया गया है। अभी अब आगे पढ़ेंगे। इसका खंड का ख कहता है ऐसे व्यक्ति, इसका खंड ख कहता है ऐसे व्यक्ति को खंड 7 जो अभी आगे पढ़ेंगे उपखंड क और उपखंड ख के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधियों के उपबंधों के अनुसार निरुद्ध नहीं किया जाता है। अर्थात जो खंड अभी 7 हम लोग आगे पढ़ेंगे उसमें कुछ विधि है, कुछ नियम कानून है, उसके तहत इसमें कहा गया कि उसके निरुद्ध नहीं किया जा सकता। आगे हम लोग समझेंगे। अभी खंड 7 क्या है। इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था। इस अनुच्छेद का खंड 5 कहता है कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली, अर्थात जिसे प्रिवेंटिव डिटेंशन से अरेस्ट किया गया है, कहा गया है कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में, अर्थात अगर किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन अर्थात निवारक निरोध के तहत अरेस्ट किया गया है, तो जब किसी व्यक्ति के निरोध किया जाता है तब आदेश करने वाला प्राधिकारी अर्थात जो अधिकारी इन्हें अरेस्ट करता है उसके यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति को यह सूचित करेगा कि वह आदेश किन आधारों पर किया गया है। अर्थात जब किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन अर्थात निवारक निरोध के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे जो अधिकारी गिरफ्तार करते हैं तो उन्हें उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है उस व्यक्ति को यह सूचना देना जरूरी है, मतलब कि ये बताया जाना आवश्यक है कि उन्हें किस आधार पर गिरफ्तारी हो रही है, ताकि वो उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन अर्थात जो गिरफ्तारी हो रही है उस गिरफ्तारी से बचने के लिए वो कुछ उपाय कर सके। अभ्यावेदन करने के लिए उसे यथाशीघ्र अवसर देगा। इसका अर्थ यही हुआ, सामान्य से अर्थ यह हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत निवारक निरोध के अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है, तो उस व्यक्ति को यह सुनिश्चित करवाना होगा कि किस आधार पर आपको गिरफ्तारी हो रही है, ताकि वह अपने बचाव के लिए अभ्यावेदन कर सके
या जो भी प्रोसेस हो वो अपने बचाव के लिए सुनिश्चित कर सके। इसका खंड 6 कहता है कि खंड 5 अर्थात जिसे प्रिवेंटिव डिटेंशन जो अभी हम लोग पढ़े हैं कि किसी बात के ऐसे आदेश जो उस खंड में निर्दिष्ट है अर्थात जो खंड 5 में लिखा गया है करने वाले प्राधिकारी के लिए ऐसा तथ्यों को प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा जिन्हें प्रकट करना ऐसा प्राधिकारी लोकहित के विरुद्ध में समझता है। अर्थात कहने का अर्थ इस खंड का कहना यह है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन निवारक निरोध के आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसे यह जरूरी नहीं कि उसे बताया भी जा सके, ताकि अगर लगे जिस अधिकारी को यह लगे कि यह व्यक्ति समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, समाज में भड़काव पैदा कर सकता है, तो उसे डायरेक्ट बिना कहे पूछे उन्हें बिना बताएं, रीजन बताए, कारण बताए, उन्हें निवारक निरोध के आधार पर 3 महीने के लिए गिरफ्तार कर सकती है। अगर 3 महीने के लिए जो अधिक बढ़ाने हैं तो उसे हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश है उन्हें परमिशन लेना होगा। लेकिन इस खंड के माध्यम से यही कहना चाहती है कि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति को यह जरूरी नहीं है कि उसे बताना अनिवार्य है। अगर लेकिन ऐसे व्यक्ति को बताना अनिवार्य नहीं है जो देश के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो या किसी समाज के लिए डेंजरस हो, वैसे व्यक्ति को बिना वारंट, बिना आदेश के उसे गिरफ्तारी की जा सकती है। ये खंड 6 कहती है। खंड 7 कहती है कि संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी कि अर्थात संसद कुछ इसमें प्रावधान कर सकेगी। अर्थात कहने का अर्थ है कि संसद जो है वो जनता के लोगों के द्वारा चुनाव करके जनप्रतिनिधियों के द्वारा वहाँ भेजा जाता है, तो संसद में वहाँ पर नियम कानून बनते हैं। तो हमारे देश में सर्वोच्च जो न्याय का अर्थात बोले कि जो विधि निर्माता है वो संसद है। संसद में जो नियम कानून बनते हैं वो पूरे देश को मानना पड़ता है। यहाँ तक जो सुप्रीम कोर्ट है उसके आधार पर ही काम करती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का भी एक अलग सा नियम कानून है, बट जो संसद में जो नियम कानून बनते हैं तो उसके आधार पर पूरे देश को मानना पड़ता है। इसमें कहा गया है, इसमें खंड 7 में कुल 3 सब क्लॉज हैं। क्लॉज 7 के सब 3 क्लॉज हैं, जिसमें क्लॉज 1 कहता है कि किन परिस्थितियों के अधीन और किस वर्ग या वर्गों के मामलों में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि को 3 माह से अधिक अवधि के लिए जो खंड 4 में इसमें लिखा गया है। खंड 4 में जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, खंड 4 के उपखंड क, जो खंड 4 के उपखंड क में पढ़े हैं कि जैसे अधिकतम 3 महीने से हम अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट रखना है तो जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनसे सलाह लेनी पड़ती है। तो खंड 4 के क यही कहता है, उनके आधार पर उपबंधों के अनुसार सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्ति के बिना निरुद्ध किया जा सकेगा। अर्थात अगर संसद को लगे कि किसी व्यक्ति को ज़्यादा दिन तक 3 महीने से अधिक समय तक उन्हें अरेस्ट मतलब गिरफ्तारी रखना जरूरी है, अर्थात आजकल हम लोग भी देखते हैं कभी कभी कि किसी व्यक्ति को 1 साल तक प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अरेस्ट रखा गया है, किसी को 4 साल तक रखा जाता है। तो ऐसा जो संसद के नियम के अनुसार ही उन्हें इतना समय तक अरेस्ट रखा जा सकता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन निवारक निरोध के आधार पर रखा जाता है। ऐसा हाई कोर्ट के पास पावर नहीं है। अगर संसद चाहे तो किसी व्यक्ति को 1 साल 2 साल तक निवारक निरोध के आधार पर उसे बंदी बना सकती है। इस खंड यही कहना चाहती है। यह भी 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया है। इसके बाद ये जो उपखंड ख है, इसमें कहा गया है किसी वर्ग या वर्गों के मामले में कितनी अधिकतम अवधि के लिए व्यक्ति को निवारक निरोध के उपबंध करने वाले ऐसी विधि के अधीन निरुद्ध की जा सकेगी। अर्थात इसके कहने का अर्थ है कि किसी वर्ग, जो भी वर्ग हैं, वर्गों के मामले में कितनी अधिकतम अवधि के लिए व्यक्ति को निवारक निरोध करने का उपबंध करने वाली विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा। अर्थात इसका सामान्य इस पैराग्राफ का कहने का अर्थ यह हुआ है, सामान्य सा अर्थ यह है कि अगर किसी व्यक्ति को अधिक समय के लिए गिरफ्तारी में रखना है तो वह संसद तय करेगी कि किस वर्ग के मामलों में अधिकतम कितनी अवधि तक उसे किस प्रकार से निरोधित रखा जा सकता है, ये संसद तय करेगी। ये
जो हाई कोर्ट का न्यायालय है या उससे यह पावर छीन लिया जाता है या संसद के पास पावर चला जाता है। तो संसद तय करेगी कि किस व्यक्ति को किस वर्ग के व्यक्ति को कितने समय के लिए निरोध रखा जाना चाहिए। यह भी 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। इसका उपखंड ग कहता है खंड 4 के उपखंड क अर्थात जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं के अधीन की जाने वाली जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी। अर्थात यहाँ यहाँ भी संसद अपने हिसाब से काम करेगी। कहने का अर्थ है कि जो खंड 4 और के उपखंड का में हम लोग जो पढ़े थे, जो हाई कोर्ट से परमिशन लेना होता है, उसके अधीन कह रहा है कि अधीन जांच की जाने वाली सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी, ये संसद तय करेगी। अर्थात संसद को यह लगे कि जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उन्हें किस प्रकार से सलाहकार बोर्ड बैठाना चाहिए, किस प्रकार से जांच होनी चाहिए, कितने समय के लिए, जो पहले 3 माह के लिए थे, अगर संसद को लगे कि इसे अब 2 ही घटा कर 2 ही माह करना चाहिए या उससे बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, यह पावर संसद के पास है। चूँकि संसद सर्वोच्च सर्वोच्च संस्था है, तो यह पावर संसद के पास चला जाता है। अगर उन्हें लगे कि सलाहकार जो जांच में सलाहकार बोर्ड है उनमें अगर किसी प्रकार से परिवर्तन करना चाहे तो संसद के पास यह पावर है, तो इसमें परिवर्तन कर सकेगी। इसमें सामान्य सा अर्थ यह हुआ है कि आर्टिकल जो 22 है वो गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तारी हो रही है तो उसे किस प्रकार से संरक्षण मिलता है। अर्थात मनमानी गिरफ्तारी जो पहले होती थी उसमें संरक्षण का प्रावधान है। अब मनमानी गिरफ्तारी नहीं होगी, पुलिस किसी भी व्यक्ति को मनमानी गिरफ्तारी नहीं कर पाएगी। उन्हें गिरफ्तारी करने से पहले उन्हें वारंट दिखाना होगा, उन्हें गिरफ्तारी करने का कारण बताना होगा, उन्हें उस व्यक्ति को जब गिरफ्तार होते हैं व्यक्ति तो उन्हें अपने हिसाब से वकील रखने का स्वतंत्रता है। अगर निवारक निरोध के आधार पर अगर उन्हें गिरफ्तारी है तो किसी मामले में उन्हें उसके जो गिरफ्तारी करने का कारण है उसे बताया जाएगा, किसी मामले में उसे कारण नहीं बताया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 22 लोगों को संरक्षण प्रदान करती है, गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करती है। तो ये भी संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ है। तो आज यहीं तक, अगला हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 23। तब तक धन्यवाद। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।